एजम्पशंस में हमने ये माना है कि गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट सिर्फ कौन सा सेक्टर कर रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट सिर्फ कौन सा सेक्टर कर रहा है? प्रोडक्शन सेक्टर। प्रोडक्शन सेक्टर कर रहा है। नेक्स्ट, हाउस होल्ड सिर्फ क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? हाउस होल्ड विल एक्सपोर्ट ओनली लेबर. Will there be any transaction between government and foreign sector? No. Yes, हमने ये माना है there will be no transactions between government and foreign sector. Yes, Moksh, doubt clear हुआ? हाँ मैम, वो हो गया। और ये वो 3 फेजेस थे ना, 3 फेजेस में दिस इज फॉर लॉन्ग आंसर। जब आप लॉन्ग आंसर लिखते हैं तो आपको पहला फेज क्या एक्सप्लेन करना है? ट्रांजैक्शन बिटवीन हाउस होल्ड एंड प्रोडक्शन सेक्टर, राइट? आपको लिखना है हाउस होल्ड गिव्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन देता है, प्रोडक्शन सेक्टर क्या देता है? फैक्टर पेमेंट। फिर यही पैसा हाउस होल्ड सेक्टर स्पेंड ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और प्रोडक्शन सेक्टर बदले में क्या देता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के एक्सचेंज में प्रोडक्शन सेक्टर से क्या मिलता है? मैम समझ नहीं आया। अरे क्या दिस हैज बीन टॉट ऑलरेडी? ये क्या समझ नहीं आया? इधर देखो, ये डायग्राम में फर्स्ट पेज में आपको 2 सेक्टर के बीच के ट्रांजैक्शन समझाने हैं। 2 सेक्टर यानी कौन सा होता है वो? अगर हम ओनली 2 सेक्टर की बात करें, सी हियर only 2 sector is household and production. तो household ये रहा, household देता है, household ये दे रहा, ये दिख रहा है, household दे रहा क्या? factors of production to production sector लिखा है, ये तो मैंने उस दिन एक्सप्लेन किया था ना। फिर प्रोडक्शन सेक्टर क्या हाँ हो गया। समझ गया? मैं एक्चुअली 4 सेक्टर में तीनों फेजेस देख रहा था। हाँ 3 फेज, राइट? तीनों फेजेस समझाने। तीनों फेज में हाउस होल्ड और प्रोडक्शन पहले समझाएंगे, फिर जैसा हाउस होल्ड प्रोडक्शन और गवर्नमेंट का लिखते हैं शॉर्ट में वो लिखेंगे, और थर्ड हम हाउस होल्ड प्रोडक्शन और फाइनल जो हमने फॉरेन सेक्टर बनाया है उसे एक्सप्लेन करेंगे। समझ में आया? मतलब यस कुछ नया नहीं है, देयर इज नथिंग न्यू, राइट? किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। मतलब no तीनों problem. फेजेस को एक ही डायग्राम से कर रहा था। हाँ राइट, क्योंकि जब लॉन्ग आंसर आता है मुझे तो पॉसिबिलिटी कम लगती है, पर इंटरनल को अगर हम छोड़ दें और सब्जेक्टिव की बात करें और आता है 15 मार्क्स क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाट? एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 4 सेक्टर इकोनॉमी, तो आपको पूरा बनाना है, राइट? हाउस होल्ड, प्रोडक्शन, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर एक ही डायग्राम में बनाना है, और एक्सप्लेन करते वक्त भी आपको तीनों फेज एक्सप्लेन करने। तीनों फेज में क्या आएगा? पहले सिर्फ हाउस होल्ड और प्रोडक्शन, सेकेंड इट विल बी हाउस होल्ड, प्रोडक्शन, गवर्नमेंट, और फिर हाउस होल्ड, प्रोडक्शन और फॉरेन सेक्टर। इज इट क्लियर सबको? किसी बच्चे को कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, चलिए। अब एमसीक्यू की बात करें तो इंजेक्शंस, विड्रॉवल्स अच्छे से आने चाहिए, राइट? इंजेक्शन और लीकेज, क्योंकि अब एमसीक्यू इज कंसेप्चुअल। सैमुअल्सन्स डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले रिवाइज करते हैं। ग्रॉस से नेट पर जाना है तो माइनस डेप्रीसिएशन। Who is this? Yes, so gross से net पे जाएंगे तो what we do? क्या करते हैं? ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए कम ऑन स्पीक अप यार। माइनस डेप्रिसिएशन। हाँ, तो 68 कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, बच्चे हैं, एंड उसमें से सिर्फ 1 या 2 बोल रहे हैं, बाकी सो रहे हैं क्या? ग्रॉस से नेट पे गए तो माइनस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम शायद मैंने पहले नहीं लिखवाया है, तो राइट इट डाउन। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल लिखवा दिया है। यस मैम। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। नेक्स्ट, ग्रॉस से नेट पे गए तो माइनस डेप्रीसिएशन। दूसरा, डोमेस्टिक से
पायल प्लीज म्यूट योरसेल्फ। डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है तो डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है तो प्लस NFIA। यस, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए प्लस NFIA। नाउ NFIA stands for Net factor income factor income from net factor income from abroad. Yes, so NFIA stands for net factor income from abroad. Clear? अब NFIA का फॉर्मूला होता है factor income from abroad minus factor income to abroad. Yes. So what is NFIA? NFIA stands for net factor income from abroad. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला इज फैक्टर इनकम जो बाहर से आ रही है माइनस फैक्टर इनकम जो हम बाहर भेज रहे हैं। गॉट इट? गॉट इट? ओके, लास्ट फॉर्मूला फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाना हो, plus net indirect taxes. Yes, plus net indirect taxes. तो प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट, अच्छा पहले समझो, फैक्टर कॉस्ट, कॉस्ट होता है जिस कीमत पर कोई चीज बनी है, पर मार्केट में आते आते उसमें क्या लग जाता है, टैक्सेस लग जाते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट से ऑब्वियस सी बात है मार्केट प्राइस पे जाएंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा, प्लस होगा। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला देखें, indirect taxes minus subsidies. yes, Indirect taxes minus subsidy, right? Indirect tax minus subsidy. नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू, बोलिए चलिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला होता है indirect taxes minus subsidies. यस, फैक्टर कॉस्ट मतलब वैल्यू एट विच द गुड हैज बीन मेड, गुड्स जिस पर बने हो, पर मार्केट में आते वक्त इनडायरेक्ट टैक्स उनमें ऐड हो जाता है। और गवर्नमेंट से अगर कोई हेल्प मिली है तो वो कॉस्ट को क्या करती है, गवर्नमेंट से कोई हेल्प मिली है इन दी फॉर्म ऑफ सब्सिडी, तो वो कॉस्ट को क्या करती है, कॉस्ट को क्या करती है, रिड्यूस करती है। इसीलिए सब्सिडी को हम क्या करते हैं, इसीलिए सब्सिडी को हम क्या करते हैं, सब्सिडी को हम क्या करते हैं, दिख रहा है स्क्रीन पर सबको, सब्सिडी को हम क्या करते हैं, हाँ माइनस करते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. अच्छा, तो माय क्वेश्चन इज सब्सिडी विल इंक्रीज मार्केट प्राइस और रिड्यूस मार्केट प्राइस? रिड्यूस। यस, सब्सिडी मार्केट प्राइस को कम करती है और इनडायरेक्ट टैक्स मार्केट प्राइस को बढ़ाती है। बढ़ाती, ऑब्वियस सी बात है, टैक्स लग जाएगा तो प्राइस क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी। वेरी गुड। चलिए, तो ये हुआ। अब आते हैं सैमुएल्सन्स डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम पर। तो जब सैमुएल्सन ने डेफिनेशन दी है नेशनल इनकम की, तो उन्होंने दो अप्रोचेस से दी है। फर्स्ट अप्रोच इज फ्लो ऑफ प्रोडक्शन अप्रोच, राइट? है सबने? Yes, एंड द सेकेंड अप्रोच जो उन्होंने दी है वो है फ्लो ऑफ इनकम अप्रोच, अर्निंग अप्रोच। यस, ओके, फ्लो ऑफ अर्निंग्स अप्रोच या ओनली अर्निंग अप्रोच। तो फ्लो ऑफ प्रोडक्शन में क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम इज द मनी वैल्यू ऑफ, मनी वैल्यू यानी
कीमत, पैसे में जिसकी कीमत बताई जा सके, सॉरी रुपए में जिसकी कीमत बताई जा सके। तो नेशनल इनकम इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड services. services produced within a community या country, तो produced within a community। तो इनकम क्या होती है? किसी भी कंट्री में एक साल में या एक अकाउंटिंग ईयर में जितने फाइनल गुड्स बने हैं उन सब की प्राइस या उन सब की मनी वैल्यू यानी उन सब की कीमत को अगर जब हम टोटल कर दें तो हमें पता पड़ेगा कि कंट्री की नेशनल इनकम क्या है। Is it clear? Understood? So what is national income? It is the, come on, it is the money, bolo, it is the money value of all the final goods and services produced within a community. Understood? कोई डाउट? तो अब यहाँ से कंसेप्ट निकल के आता है, यस, यहाँ से कंसेप्ट निकल कर आता है कि we include only value of final goods। हम सिर्फ वैल्यू ऑफ किसको लेते हैं? फाइनल गुड्स इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो हम जितने भी गुड्स बने हैं उन सब की वैल्यू को प्लस करते हैं। तो कैसे गुड्स? ओनली विच टाइप ऑफ गुड्स? Only which type of goods? Final goods. Final goods. What are final goods? What are final goods? Those goods which are ready consumed. consume. Very good. वो goods जो हम directly consume कर सकते हैं, जिस पर और प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं है, उसे हम कहते हैं final goods. Understood? अब आते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। ये भी पता होना चाहिए, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। Intermediate goods are those goods which are completely used up while making something। जैसे कि बिस्किट बनाने में शुगर और मैदा पूरी तरह से यूज हो जाता है, इसलिए शुगर और मैदा will be called as intermediate good। यस, तो क्या हम बिस्किट की प्राइस इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में कि शुगर और मैदे को भी इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में? सिर्फ बिस्किट की। वेरी गुड। क्योंकि बिस्किट की कॉस्ट में ऑलरेडी किसकी कॉस्ट जुड़ी हुई है? मैदा और शुगर की। यस, क्योंकि बिस्किट की कॉस्ट में शुगर और मैदा की कॉस्ट जुड़ी हुई है, इसलिए हम सिर्फ फाइनल गुड्स की कॉस्ट या वैल्यू को ही इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। अंडरस्टूड? अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स को अलग से लेंगे तो इट विल लीड टू प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। समझ में आया क्यों? क्योंकि बिस्किट में भी शुगर मैदा जुड़ा हुआ है, अलग से भी आपने शुगर और मैदा की वैल्यू इंक्लूड की तो दो बार कैलकुलेशन हुआ उसका, तो इसलिए इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अंडरस्टूड? यस मैम। डन? इस पे और डिस्कशन चाहिए कि नहीं? नहीं, सबको आ गया समझ में? नो मैम। हाँ, तो अब इससे भी रिलेटेड हम एक एमसीक्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आएगा कि फाइनल गुड्स ही इंक्लूड होते हैं। अच्छा, अब मैं कुछ पूछती हूँ, तुम लोग बताना कि वो फाइनल गुड्स हुए कि इंटरमीडिएट गुड्स हुए। मिल्क यूज्ड इन अ कन्फेक्शनरी शॉप फॉर मेकिंग स्वीट्स। Milk used for making sweets in confectionery shop. Yes. Intermediate goods. Yes. Milk used by households. घर पर यूज होने वाला, फिर वो भी आप उसका दही जमाओ, उसका मिठाई बनाओ, जो भी करो, बट मिल्क यूज्ड बाय हाउसहोल्ड्स विल बी फाइनल गुड। क्योंकि आप अगर उसकी मिठाई बनाते हो तो हाउसहोल्ड उसे कहीं बेचने,
हाउस होल्ड उसे नहीं कहीं जाएगा। बेचने नहीं नहीं जाएगा। जाएगा। गॉट इट? तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि कोई चीज है यूज्ड इन अ प्रोडक्शन सेक्टर, यानी प्रोडक्शन सेक्टर यानी दुकान हो गई, फैक्ट्री हो गई, और वो पूरी तरह से खत्म हो जा रहा है, तो इट इज व्हाट? इट इज अ इंटरमीडिएट गुड। बट अगर वही चीज हाउस होल्ड यूज करते हैं, हमेशा वर्ड लिखा आता है एनीथिंग यूज्ड बाय हाउस होल्ड, यानी घर पर, तो वो कैसी चीज होगी? वो हमेशा फाइनल गुड्स ही होंगे। क्लियर? अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज अर्निंग अप्रोच। अर्निंग अप्रोच मींस इट इज दी, बोलो क्या लिखा हुआ है आपके नोट्स में? इट इज दी सम टोटल ऑफ ऑल द अर्निंग्स, राइट? Yes. Yes, सम ma'am. total of all earnings. सम टोटल ऑफ ऑल अर्निंग्स यानी अर्निंग्स क्या क्या होती है? रेंट होता है अर्निंग, वेजेस एंड सैलरीज होती है अर्निंग, Profit. प्रॉफिट होता है अर्निंग, और इंटरेस्ट होता है अर्निंग। तो जितनी भी अर्निंग्स इकोनॉमी में हुई है उन सब का टोटल कहलाता है व्हाट? अर्निंग अप्रोच से नेशनल इनकम कैलकुलेट करना। क्लियर? कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय अर्निंग अप्रोच। कोई डाउट? कोई No, डाउट? ma'am. चलिए, अब इसमें अर्निंग्स में सिर्फ कौन सी अर्निंग्स लेते हैं? अर्निंग्स इंक्लूड ओनली फैक्टर इनकम। अब ये मैं शायद समझा चुकी हूँ। फैक्टर इनकम जिसके बदले में कुछ ना कुछ काम किया होता है और फिर पैसा मिलता है, तो उसे हम कहते हैं अर्निंग्स बाय फैक्टर इनकम, या अर्निंग्स कैसी? फैक्टर इनकम वाली। एक अर्निंग होती है ट्रांसफर इनकम वाली भी। तो ट्रांसफर इनकम वाली इनकम्स यानी स्कॉलरशिप, ग्रांट्स, किसी ने मतलब आपको गिफ्ट दिया हो, तो ये सब चीजें ऐसी इनकम जिसके बदले में कोई काम नहीं हुआ है, वो नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में नहीं ली जाती। गॉट इट? ओनली विच टाइप ऑफ इनकम इज इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम? Factor income. फैक्टर इनकम, यस। चलिए, अब आते हैं, किसी को कोई डाउट दोनों अप्रोचेस में? किसी No, को ma'am. कोई डाउट? नेक्स्ट चीज लेते हैं, दैट इज, वेयर इज माय कंटेंट गॉन? नेक्स्ट इज aggregates of national income. Yes, what is the first aggregate of national income? Gross domestic product. Yes, gross domestic product. Ab what is gross domestic product? Money value within the of, yes, money value, एक second, huh? Yes, money value of goods and services Produced in the within the country. domestic territory of a country. produced within domestic territory. मान लो this is India, ठीक है? तो दिस इज इंडिया, तो इंडिया के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का, उसकी मनी वैल्यू कहलाती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। क्लियर? गॉट इट? इट Yes, includes
It includes both Indian companies से होने वाला production by Indian companies Indian companies. as well as foreign companies. Clear? तो क्या होता है जीडीपी इज, कम ऑन, कंसेप्ट आना चाहिए क्योंकि इसमें भी पूछेंगे कि क्या इंक्लूड होगा जीडीपी में और क्या इंक्लूड नहीं होगा, तो अच्छे से आना चाहिए। जो भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज कंट्री की बाउंड्री के अंदर हुआ है, फिर वो चाहे इंडियन कंपनी करे या फिर फॉरेन कंपनी करे, पर होना इंडिया के अंदर ही चाहिए। तो उसे हम कहेंगे क्या? उसे हम कहेंगे व्हाट? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। गॉट इट? क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। तो इसमें दोनों आ जाएगा, मतलब इंडिया में अगर कोई फॉरेन कंपनी अपना प्रोडक्शन कर रही है तो भी यस, इट इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री। अंडरस्टूड? Second is GNP. अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन D and N? तो आपको पता है जीडीपी में हम क्या करेंगे, जब प्लस कर देंगे NFIA तो हमें मिल जाएगा GNP। डोमेस्टिक में जब हम NFIA प्लस कर देंगे, यानी NFIA यानी वो इनकम जो अब्रॉड से आ रही है माइनस वो इनकम जो अब्रॉड हम अब्रॉड भेज रहे हैं। अंडरस्टूड? क्लियर है? Yes. Yes, ma'am. चलिए, तो एक क्वेश्चन कि जीडीपी बताना है ट्रू और फॉल्स। जीडीपी इंक्लूड्स इनकम कमिंग फ्रॉम अब्रॉड, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। और कोई? False. यस, क्योंकि जीडीपी में फॉरेन से आने वाली इनकम इंक्लूड नहीं होती है। नहीं होती। वो किसमें होती है? वो किसमें National होती है? product. Gross नेशनल, national product. यस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में। डन? Yes. चलिए, तो आज के लिए आई फील, एक सेकेंड, आज के लिए आगे पढ़ना है, नेक्स्ट एग्रीगेट्स पढ़ने हैं, यस और नो? नो। नो श्योर? कंप्लीट कर लें एग्रीगेट्स? No. नो? ठीक है, आज हम यही वाइंड अप करते हैं। अच्छा, मुझे बताइए यूनिवर्सिटी में कहाँ तक हुआ है सिलेबस, मतलब एमएसयू में कहाँ तक हुआ है सिलेबस? किसी को भी नहीं पता? नोबडी नोज? यार, ये सिर्फ सेकेंड ईयर में ही है, थर्ड ईयर वाले बच्चे भी ध्यान रखते हैं कि क्या चल रहा है वहां पे। यू शुड ऑल्सो बी अवेयर कि कहाँ तक सिलेबस पहुंचा है। अच्छा, किसी के पास पीपीटीज हैं जो कॉलेज में हुई हैं चीजें उनकी? नहीं यार, तुम लोग बहुत ही सुस्त हो। यू पीपल ट्राई टू गेट द पीपीटीज। बाकी सारे ईयर, मतलब बाकी दोनों ईयर के बच्चे पीपीटी सेंड करते, मैम ये पढ़ा दिया है, दे कम टू मी, मैम ये नहीं हुआ हमारा, और तुम लोग बहुत कॉम्प्लिसेंट हो, ठीक है जो पढ़ा दिया बहुत है। लास्ट मिनट पे देयर इज चेंजेस, क्योंकि चेंजेस हुए हैं, आई एम टेलिंग यू। बाकी दोनों ईयर्स में चेंज हुए हैं तो एसवाई में भी चेंज हुए होंगे। एक बार प्लीज, कोई अगर आपका फ्रेंड कॉलेज की क्लास अटेंड करता है तो अपडेटेड सिलेबस उन्हें दिया होगा, टीचर ने शेयर किया होगा, तो एक बार ट्राई टू गेट दैट। आई विल आल्सो गेट, मुझे मिल जाएगा, पर आई वांट कि तुम लोग भी थोड़ा मेहनत तो करो। तो अपडेटेड सिलेबस और पीपीटीज अगर किसी से मिल जाए तो जरूर ले लें, ठीक है? चलिए, तो हम क्लास को आज यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में वी विल नॉट बी टेकिंग रिविजन। नेक्स्ट क्लास में हम रिवीजन को एक हफ्ते ब्रेक देते हैं और हम एचआरएम का कोई टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट वीक वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी एनी रिवीजन, वी विल बी कंप्लीटिंग वन टॉपिक ऑफ एचआरएम। मैम, ठीक है? हाँ,
मैम इकोनॉमिक्स में मैम डोमेस्टिक इनकम एक्सपेंडिचर मेथड और वो सब अभी लास्ट कल कराया था। हाँ, तो हम वो कर चुके हैं, अगर आप देखोगे। अगेन वी विल रिवाइज, हमारा रिवीजन तो चल ही रहा है, तो वी विल रिवाइज। चलो ठीक है, मतलब यहाँ तक पहुंचे, अभी यूनिट 2 नहीं स्टार्ट किया है। ठीक है, कोई नहीं, वी विल रिवाइज दोस थिंग्स। हम वापस उनको रिवीजन, वैसे भी अभी जीएनपी पे आए हैं और बाकी चीजें बची है, वी विल कंप्लीट इट। ठीक है, पर नेक्स्ट वीक। हाँ मैम, अभी लास्ट टाइम एचआर में रिक्रूटमेंट खत्म किया था, एमसीक्यूज करवा रहे थे। हाँ ठीक है, तो रिक्रूटमेंट भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ है एचआरएम में। यस ठीक है, चलिए। तो अगर पीपीटी मिले तो पीपीटी प्लीज सेंड मी। ओके। चलो, बाय बाय। बाय। बाय, टेक केयर।